तो वेरी गुड मॉर्निंग। इतने सभी बच्चे ज्वाइन कर लेते हैं। सारे बच्चे आ गए हैं, स्टार्ट कर देते हैं। अम, हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? एनी आइडिया? Any idea what we have covered in our the last class? Okay, according to me, we have completed our 4 units, right? So हमने हमारी जो 4 units है वो 4 units complete कर ली हैं. Which are the 4 units? कौन कौन सी 4 units थी? Indian Contract Act 1872 ये हमारा फिनिश हो गया है. So we have completed the Indian Contract Act 1872, and next is the Sales of Goods Act 1930.
ठीक है। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट हमने 1930 भी कंप्लीट कर दिया। एंड देन एलएलपी लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2000। एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट भी हम, ठीक है, 2008 का है एलएलपी एक्ट। एंड देन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट है 2000 का। क्लियर। तो नेक्स्ट है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि हमारी ये सेकंड यूनिट है। ठीक है, स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट हमारी सेकंड यूनिट है। तो स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में हमें देखिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ये बहुत स्मॉल है और हमें इसी को ही कंप्लीट करना है। ठीक है, तो ये स्मॉल है, इसको हमें फिनिश करना होगा। तो एक, ठीक है, तो ये है स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी। सो एक मिनट, कहाँ है ये? एक्चुअली ये ना क्लियरली नहीं हो पाई, यहाँ मैंने ऑलरेडी किया था। हाँ ये रहा, ये क्लियरली नहीं हो पाई है, जहाँ से कराया उनका जो चल नहीं रहा था। ये मैंने ना शॉर्ट में लिया है आपके लिए, कि ताकि क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि जैसे हमारी जो कुछ क्लासेस रह गई हैं, उन क्लासेस में मैं आपसे मतलब कंसेप्ट वाइज आपको मैं समझा सकूं। कंसेप्ट वाइज आप समझ रहे हो? कंसेप्ट वाइज का मतलब क्या है कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगी, ठीक है, कुछ आपको छोटे छोटे जो भी मैंने क्वेश्चंस दिए, तो सो दैट कि आप उन्हें मुझे बताएं कि जैसे सेल्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, एग्रीमेंट टू सेल, इन सब में मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस दूंगी। ठीक है, ये कंडीशन, वारंटीज, ये ऑलरेडी जो मैं आपको डिटेल में समझा चुकी हूँ। ठीक है, मैं आपको ये शॉर्ट में समझाऊंगी, ठीक है, बताऊंगी उसके लिए मतलब ताकि हम ये आपस में डिस्कशन करेंगे। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी का जो ये है, ये हमारा 2-3 क्लास में मैं आपको ये यूनिट फिनिश करा देती हूँ। ये यूनिट इतनी ज़्यादा नहीं है। एंड देन हमें स्टडी करेंगे इसके, ठीक है, और फिर कुछ इसके क्वेश्चंस होंगे। जैसे यहाँ देखिए मेरे पास ये बुक है, आप इसे जैसे बच्चे इनको प्रीवियस ईयर्स में जितने भी आए गए क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये उन्हीं की बुक होती है। तो ठीक है, मेरे पास ये काफी ओल्ड बुक है, ये न्यू बुक नहीं है, क्योंकि जो ओल्ड बुक है इसमें क्वेश्चंस बहुत अच्छे अच्छे गिवन है। ठीक है, देखा है ना 1986, 1989। तो लेटेस्ट वाले तो आप लोग ऑलरेडी लेते ही होंगे। ठीक है, इसमें से थोड़ा बहुत जो कौन कौन से कंटेंट है, मैं वो इम्पोर्टेंट है वो आपको समझा देती हूँ। ठीक है, तो कंटेंट में ये प्रॉब्लम्स हैं, ये प्रॉब्लम्स हम आप मैं आपके साथ इन ऐसे क्वेश्चंस भी डिस्कस करूंगी, ऐसे प्रॉब्लम्स भी डिस्कस करूंगी। तो फर्स्ट मैं चाहती हूँ कि हमारे जो 3 क्लासेस, यानी कि हमारी अब तक 20 क्लासेस हो चुकी है, ठीक है, 5 क्लासेस रिमेनिंग है। तो 3 क्लासेस में या मैं आपके 2 दिन क्लास एक्स्ट्रा भी ले लूंगी, नो इशू। क्लियर। तो ठीक है, जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे उसके अकॉर्डिंग ही मैं आपको बताऊंगी। तो इसके हिसाब से ही हमें ये अलग अलग डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट से ये हम कवर करते हैं। क्लियर। तो पहले एक बार हम अपना कोर्स फिनिश कर लेते हैं, उसके बाद कुछ जो प्रॉब्लम्स होंगी मैं आपको, ठीक है, क्वेश्चंस होंगे, आप उनका मैं आपको 2-3 टॉपिक दूंगी। ठीक है, मेरी वीडियोस भी देखिएगा, आपको उसमें और क्लियर होगा कंसेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज। अच्छा बच्चे, एक ना असाइनमेंट की बच्चों की मेरे पास 2-3 की क्वेरी थी। असाइनमेंट के लिए देखो मैंने ना बच्चों के असाइनमेंट्स देखे हैं, मुझे वो नहीं मिला जो मुझे चाहिए था। ठीक है, मैं असाइनमेंट्स की बात कर रही हूँ, तो मतलब असाइनमेंट्स है वो मतलब नहीं हो पाया। ठीक है, जो मतलब जिस हिसाब से मैं आप लोगों से डिमांड कर रही थी, जिस हिसाब से मतलब आप लोगों ने ना अपने वर्ड्स में मैं आप लोगों से डिमांड कर रही थी। देखो आप एग्जाम्स में जो लिखोगे, आप एग्जाम्स में ना टू द पॉइंट नहीं लिखते हो, लेकिन आपने असाइनमेंट्स में कंप्लीट बुकिश लैंग्वेज लिख दी है। आपने वीडियोस में देखो मैम, मैंने किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किया है। ठीक है, 1-2 वीडियोस हैं वो मैंने शायद नहीं डाल पाई थी, वो आज मैं आपकी शाम को डाल दूंगी। टेक योर टाइम, टाइम लो आप। मुझे असाइनमेंट्स कोई जल्दी नहीं है, आप मुझे असाइनमेंट सबमिट कर दो, 15 तक सबमिट कर दो। ठीक है, असाइनमेंट्स की डेट मैंने और 15 तक बढ़ा देती हूँ, कोई
ठीक है, पर मेन चीज क्या है, आप जल्दी के चक्कर में उन्हें जल्दी कंप्लीट करने के चक्कर में मुझे वो जो कंसेप्ट, वो जो मुझे चाहिए था, जो कंटेंट, वो नहीं मैंने देखे हैं। काफी बच्चों ने जो मुझे सेंड किए हैं, उन्होंने क्वेश्चंस को मतलब वैसे ही फ्रेम करके दे दिया। एज सच उन्होंने कोई एक जो इम्पोर्टेंट जो कंसेप्ट मतलब समझ में आए, इम्पोर्टेंट जो थ्योरी समझ में आए, एज सच उन्होंने मुझे नहीं मतलब उसमें मिला। तो आपको 1 घंटे बैठ के देखो, ज्यादा देर की वीडियोस नहीं है, 2 घंटे देखो, उन वीडियोस में देखो कि मैंने किन किन मेन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किया है, क्या आपने वही पॉइंट्स लिखा है। हर टीचर्स के क्या होती है, हर टीचर्स को आप क्या सोचते हो कि कोई भी टीचर्स कंप्लीटली आपकी बुक को लर्न कर पाती है? नहीं, नहीं समझ पाती, सॉरी लर्न नहीं कर पाती। मेन चीज है कि वो सिर्फ कीवर्ड्स को देखती हैं, और मुझे वो कीवर्ड्स आपके उसमें कुछ कुछ वर्ड्स हैं, कुछ नहीं है। जिन्होंने असाइनमेंट सेंड किया है, इट्स गुड, ठीक है, लेकिन मैं अगर सबकी मिस्टेक्स नहीं मैं अभी आपको इसलिए हेल्प कर रही हूँ कि अभी टाइम है, ठीक है। लेकिन जब मैंने आपको बोला कि नहीं ये इसका मतलब असाइनमेंट, मैं अब स्पेसिफिकली आप कहो कि मैम आप मेरा चेक कर लो, आप मेरा चेक कर दो, इसमें क्या, मैं ऐसे कमी नहीं बताऊंगी। मैंने आप लोगों को समझाया है, आप लोगों की कॉपरेट के लिए इतना भी किया है कि रिकॉर्डिंग को ये बना के उस पर यूट्यूब पे भी डाल दिया है। तो आप उसकी हेल्प ले सकते हो कि किन किन पॉइंट्स के ऊपर डिस्कशंस किया है, टीचर को क्या चाहिए। मैं इस बार 2 असाइनमेंट्स नहीं ले रही हूँ, सिर्फ एक असाइनमेंट्स आपका ले रही हूँ, ठीक है। और उस एक असाइनमेंट को ही मुझे वो असाइनमेंट बहुत अच्छे से, बहुत ढंग से चाहिए, इस बात को ध्यान रखो। चलिए, आज की क्लास में हम कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी, ठीक है, ये हम कवर करते हैं। अभी फिलहाल उनका नहीं चल पाया था, तो सिर्फ 2 ही क्वेश्चन हो पाए हैं, और एक क्वेश्चन मैं उसमें से आपको समझाऊंगी, ठीक है। देखिए क्या लिखा है इसमें, द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में डिस्टिंक्शन बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शंस हैं। देखिए, जब हम लिखते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो ये सेक्शन 126 है, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, द सेक्शन 126 ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट एक्ट डिफाइंस अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज, क्या डिफाइन करता है, डिफाइन करता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एज, कि ये गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है, एज आ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। देखो गारंटी, भाई मैं आपको गारंटी देता हूँ, ठीक है, तो जो आपको एक इटसेल्फ इसके नाम से समझ में आ जाएगा, हमें इनके नेम, जैसे जो नेम्स होते हैं उनके नाम से समझ में आ जाएगा। क्या लिखा है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, गारंटी देने का जो कॉन्ट्रैक्ट है, यानी ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। एक कॉन्ट्रैक्ट है, देखो नाम से समझिएगा अच्छे से डिटेल में, तो ए कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट है जो कि प्रॉमिस को परफॉर्म करता है। यानी कि प्रॉमिस में, यानी कि मैंने जो आपको बोला है, ठीक है, मैंने जो, ठीक है, बोला है कि इस काम को मैं करूंगा। अब लेकिन जरूरत बात आती है कि ठीक है, जब हम, एक बात सिंपल सीधी सी बात है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, 2 पर्सन्स के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, तो जब कॉन्ट्रैक्ट वर्ड आ गया तो कहीं ना कहीं गारंटी तो अपने आप ही आ जाती है। क्यों? क्योंकि अगर वो परफॉर्म नहीं करेगा तो हम उसे क्या कर देंगे, सीयू कर देंगे। अब मेन बात आती है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कहाँ आएगा, है ना, क्योंकि जहां पे कॉन्ट्रैक्ट है 2 पार्टीज के बीच में, तो वहां पे तो अपने आप ही आ जाता है। सोचो, बताओ कि आपने कहाँ पे वर्ड सुना है कि हमें गारंटर की जरूरत है, हमें गारंटी देने वाले की नीड है, क्या मतलब है इसका?
बताओ कि उसका क्या मतलब है, कि हमें एक गारंटर की नीड है या मुझे एक गारंटी लेने वाले की जो है वो उसकी नीड है, क्या मतलब होता है बताओ। अच्छा, बैंक जो होते हैं जब लोन देते हैं वो गारंटर को सर्च करते हैं या नहीं, ये यस। बताइए मुझे। गारंटर्स को वो सर्च करते हैं ना, यस दिस इज द वर्ड, यही एक, यस मैम। इसे समझ सकते हैं क्या है। एक कॉन्ट्रैक्ट टू हाँ तो परफॉर्म द प्रॉमिस, प्रॉमिस को परफॉर्म करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। और डिस्चार्ज दी लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन, यानी कि भाई अब सिंपल सीधी सी बात है, दो पर्सन हैं, लोन बैंक देता है जिस पर्सन को, वो तो गारंटी नहीं देता, गारंटी देता है और दूसरे पर्सन्स जो होते हैं जो कि उसे जानते हैं। उस गारंटी को देने का मतलब क्या होता है कि अगर उस फर्स्ट पर्सन ने उसे रीपे नहीं किया, फर्स्ट पर्सन ने लोन पे नहीं किया, तो फिर तीसरे पर्सन को बोला जाता है, थर्ड पर्सन को उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज करने के लिए बोला जाता है। यानी एक कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस, एक कॉन्ट्रैक्ट है प्रॉमिस को परफॉर्म करने का, यानी कि एक कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ अ थर्ड पर्सन इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट। ठीक है, यानी कि उसके डिफॉल्ट के केस में थर्ड पर्सन की, तीसरे पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज, यानी कि अगर वो पर्सन डिफॉल्ट करता है तो थर्ड पर्सन की लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने का और प्रॉमिस करने के लिए, ठीक है, वो कहता है कि वो, यानी कि अगर थर्ड पर्सन पे नहीं करेगा तो वो बैठा है वो करेगा। क्लियर हो गया। सो द पर्सन हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। जो पर्सन, ठीक है ना, यानी कि गारंटी देता है, सो द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, वो पर्सन जो कि गारंटी को देता है उसे हम क्या बोलते हैं, इज कॉल्ड श्योरिटी, उसे हम श्योरिटी कहते हैं। Here, the person who gives the guarantee is called the surety. The person from whom guarantee is given, यानी the person from whom, एक person जिससे गारंटी दी जाती है, ठीक है, यानी द पर्सन हु गिव्स द गारंटी, पर्सन जो गारंटी को देता है उसे इज कॉल्ड द श्योरिटी, उसे श्योरिटी कहते हैं। द पर्सन फ्रॉम होम गारंटी इज गिवन, पर्सन, ठीक है, यानी कि अब जो थर्ड पर्सन है जो गारंटी दे रहा है, आपको पता होना चाहिए वो कौन है, उसे हम श्योरिटी कहते हैं। और ये एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आया है। मैं आपको इस बार के स्टार्टिंग में लास्ट वाले चैप्टर में जो डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं इम्पोर्टेंट कंटेंट, उससे भी स्टार्ट कर रही हूँ और जो डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आए हैं उनसे भी स्टार्ट कर रही हूँ। सो हु गिव्स द गारंटी इज कॉल्ड द श्योरिटी। द पर्सन फ्रॉम होम गारंटी इज गिवन, पर्सन जिससे गारंटी दी जाती है उसे हम प्रिंसिपल डेटर कहते हैं। एंड द पर्सन टू होम गारंटी इज गिवन इज कॉल्ड क्रेडिटर। ठीक है, कह रहे हैं द पर्सन फ्रॉम होम गारंटी इज गिवन, पर्सन, ठीक है, फ्रॉम होम गारंटी इज गिवन। अब है कि भाई ए ने लोन लिया है तो ए के लिए गारंटी दी गई है ना, जिसके लिए गारंटी दी गई है, ठीक है, तो वही है, यानी कि जो दे रहा है, ये है पर्सन टू हुम, ठीक है, जिसके लिए गारंटी दी गई है उसे हम कहते हैं क्रेडिटर, और जो दे रहा है, ठीक है, उसे हम बोलेंगे प्रिंसिपल डेटर। ये तो क्लियर हो गया कि बैंक हो गया प्रिंसिपल डेटर, आपने अगर गारंटी दी है तो आप हो गए हैं श्योरिटी यानी गारंटर, एंड देन फिर क्या हो गया है, वो हो गए हैं क्रेडिटर जिसने लिया है। सो एक गारंटी में भी आइदर ऑरल और रिटर्न भी हो सकती है, लेकिन मेनली सभी रिटर्न प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑरल है, ऑरल में हमारे पास मिसकम्युनिकेशंस के, चीटिंग के, मिसलीडिंग के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। ए गारंटर में भी, guarantee may be either oral or written,
Usually, contracts of guarantee are entered into in connection with the transaction of monies lending or borrowing. यानी कि जो गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है यूजुअली एंटर्ड करता है मनी लैंडिंग और बोरोइंग। अभी आपको बताया कि जब हम पैसे को देते हैं, लैंड करते हैं, बोरो करते हैं, खरीदते हैं, तभी ये ज्यादा कंसेप्ट लागू होता है, तभी ये कंसेप्ट चालू होता है। तो इसीलिए ये कंसेप्ट प्रिंसिपल के लिए नहीं है, जो गारंटी दे रहा है उसे ये बात अपने दिमाग में क्लियरली रखनी चाहिए कि गारंटी आप दे रहे हैं तो आप, यानी कि अगर वो पर्सन डिफॉल्ट करता है तो उस केस में पेमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके ऊपर आएंगी, और इसको अगर आप नहीं पे करोगे तो आपके ऊपर भी क्या होगा, केस हो सकता है, आप स्यू कर सकते हो। ये नहीं कि मैंने तो नहीं लिया था, आपने गारंटी ली थी, ठीक है, इसीलिए तभी तो आइए जो लोन का लेने का जो सिस्टम है, इसीलिए ठीक है सक्सेसफुल हो पाता है। बैंक को लगता है कि हमारे पास एक ही पर्सन नहीं, अगर लोन ये नहीं देगा तो हमारे पास 2-3 पर्सन हैं, हम इससे लोन रिकवर करा सकते हैं। अब है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, यहाँ कौन सा कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का था, सेक्शन 126। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन कौन सा था, 126। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन है 124। डिफाइन करता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एज ए कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी प्रोमिसेस टू सेव द अदर, ठीक है, फ्रॉम लॉस कॉज टू हिम by the conduct of promiser himself or by the conduct of any other person। देखो indemnify में अगर आपसे एक सिंपल सा है, पहले एग्जाम्पल से आपको समझाती हूँ क्योंकि उसका एग्जाम्पल आपको दिमाग में आया तो बैंक का तो आपको समझ में आया, तो पहले इसको आपको एग्जाम्पल से क्लियर कर देती हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे, सपोज ए एंड बी बोथ क्लेम सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ ट्रांसपोर्ट कंपनी। क्लियर, कि यानी कि ट्रांसपोर्ट कंपनी से ए को भी गुड्स लेने थे और बी को भी गुड्स लेने थे। बी टेक्स डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी बाय, ठीक है, एग्रीइंग टू कंपनसेट टू कंपनी, ठीक है, अगेंस्ट लॉस, ठीक है, इन केस ए प्रूव्स टू बी द ट्रू ऑनर। तो ये क्या लिखा है, यानी कि बी टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो बी ट्रांसपोर्ट कंपनी से गुड्स की डिलीवरी लेगा बाय एग्रीइंग टू कंपनसेट टू कंपनी अगेंस्ट लॉ, क्योंकि देखो यानी कि कहीं ना कहीं क्या होगा, कंपनी को कंपनसेट करके कि भाई मान लीजिए कि वो गुड से, ठीक है, वो क्या हुआ है, लॉस हो गया है, या फिर वहां पर ही रखे रखे गुड से क्या हो गया है कि कोई लॉस, लॉस के केस में अगर उन्हें लगता है कि नहीं ए जो है उसका उन गुड्स का ट्रू मालिक है। अब देखो सिंपल सीधी सी बात है, ए भी वही गुड्स क्लेम कर रहे हैं, बी भी वही गुड्स क्लेम कर रहे हैं। बी ने कहा कि ठीक है अगर ये गुड्स की डिलीवरी मुझे दे दो, अगर ए इसका ट्रू ओनर होता है उस केस में जो भी लॉस होगा वो, ठीक है, वो करने के लिए, वो पे करने के लिए तैयार है, वो उस लॉस को कंपनसेट करने के लिए क्या है, रेडी है। तो यानी बी टेक्स द डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी, तो ट्रांसपोर्ट कंपनी से जो बी है गुड्स की डिलीवरी लेता है बाय एग्रीइंग टू कंपनसेट टू कंपनी, कंपनी को एग्री होता है कंपनसेट करने के लिए अगेंस्ट लॉस इन केस ए प्रूव्स टू बी द ट्रू ओनर, इन केस ए जो है वो सही ऑनर, ट्रू ऑनर प्रूव होता है। ठीक है, इसका मतलब क्या है, बी का कहने का मतलब है कि इन केस मैं मालिक नहीं निकला या तो आपको, तो कंपनी को, तो भाई कंपनी, अब भाई ए है, ए कंपनी के ऊपर केस ना कर दे,
ए कंपनी के ऊपर केस इसलिए ना कर दे कि भाई मालिक तो मैं था, आपने गुड्स कैसे बी को दे दिए, ठीक है। तो इस केस में कि भाई मालिक वो था और बी को गुड्स आपने कैसे दे दिए, तो इसके लिए बी ने बोला कि ठीक है, अगर ए ट्रू ऑनर निकलता है तो जो कंपनी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा लॉस के अगेंस्ट, तो वो बी जो है कंपनसेशन पे करेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि बी और कंपनी के बीच में क्या हुआ, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। देखा जाए तो बी ने कोई गारंटी नहीं दी, ए ने कहा था उसे गारंटी देने के लिए, नहीं। तो बी और कंपनी के बीच में तो ये बोलते हैं देयर इज ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बिटवीन बी एंड कंपनी। सो बी और कंपनी के बीच में इंडेमनिटी का क्या है, कॉन्ट्रैक्ट है। इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कि लॉस का कॉन्ट्रैक्ट है, यानी बी को अपना यहाँ प्रॉफिट ये दिख रहा है कि हो सकता है कि कोई मान लीजिए वो ही ट्रू ओनर है, ये भी तो है कि ठीक है वही ट्रू ओनर है, तो उसको कंप्लीट यकीन है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। या इन केस मान लीजिए उसको ये है कि क्या पता ट्रू ओनर ना आए, ठीक है, और लॉस इतना ज्यादा नहीं होगा, या उसको इमीडिएटली उन गुड्स की नीड है, ठीक है भाई, उसको उन गुड्स की इमीडिएटली नीड है, उसको लगता है कि जितना वो प्रॉफिट उससे अर्न कर रहा है, ठीक है, वो उसमें से लॉस रिपे कर सकता है। सो यही है, ठीक है। तो सपोज ए एंड बी बोथ क्लेम सर्टेन गुड्स फ्रॉम अ ट्रांसपोर्ट कंपनी, बी टेक्स डिलीवरी ऑफ द गुड्स फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कंपनी बाय एग्रीइंग to compensate to company against loss in case A proves to be the true owner. There is a contract of indemnity between the B and company. So B और कंपनी के बीच में एक इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट होता है। नेक्स्ट है डिस्टिंक्शंस बिटवीन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी एंड ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के बीच में क्या क्या डिस्टिंक्शंस हैं देखते हैं। देखो इसमें सिंपल दो ही पार्टी है, नंबर ऑफ पार्टीज, ये डिस्टिंक्शंस बहुत बार क्वेश्चंस एग्जाम में आपके आया है कि देखो अभी आपको गारंटी का कंसेप्ट समझाया, गारंटी के कंसेप्ट में तीनों पार्टी को पता है, ठीक है, कि ये डेटर है, ये पैसे, ठीक है, ये पैसे ले रहा है, ये दे रहा है, ये गारंटी दे रहा है, तीनों पार्टी को पता है। तो इसका मतलब यहाँ पर गारंटी के केस में, गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में तीन पार्टीज होती हैं। इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री पार्टीज। तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी, थ्री पार्टीज होती हैं। So in a contract of guarantee there are three parties, कौन कौन सी, श्योरिटी, डेटर, क्रेडिटर, क्लियर। तो यही तीन पार्टीज होती हैं, श्योरिटी, डेटर्स, क्रेडिटर। और नंबर ऑफ पार्टीज इस केस में क्या है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर टू पार्टीज, यानी कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में कितनी, दो पार्टीज होती हैं। तो टू पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, इंडेमनिफायर, ठीक है, इंडेमनिफायर है एंड इन इंडेमनिफाइड, ठीक है, जो कर रहा है, ठीक है, दो ही पार्टी है, तो इंडेमनिफायर एंड इंडेमनिफाइड। पहले बताओ इसमें क्लियर हुआ है नहीं? यस मैम। ठीक है। Yes, अच्छा मुझे ma'am. अपने आप ही बताइए आप पर्पस का, ठीक है, ये तो कुछ क्वेश्चन मतलब बहुत सिंपल सा है, इसे आप देखो, खुद से भी एनालाइज करो, खुद से भी मुझे देख के बताओ, ठीक है। अब पर्पस क्या है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, मतलब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लॉस समझ लीजिए, लॉस को कंपनसेशन का, इन दोनों में डिफरेंस क्या है में, जो ये सेकंड पॉइंट है पर्पस का, पर्पस का पॉइंट बताओ।
बताओ भाई, पर्पस का सेकंड पॉइंट देखो, रीड करो, मुझे खुद से बताओ, बहुत इजी है, मैंने आपको शॉर्ट में समझाया, अब मुझे खुद से बताओ कि इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं और गारंटी का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो क्यों करते हैं, क्या रीजन है इसके पीछे। मैम गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट इसलिए करते ताकि सिक्योरिटी हो जाए, और एक मैम मान लो कोई भी जो पे ये अगर किसी कंडीशंस में नहीं पे कर पा रहा तो जो उसका गारंटर है वो उसके बदले में पे कर दे। हम्म। और इंडेमनिटी में देखो जैसे लिखा है पर्पस में, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ मैम लॉस इंडेमनिटी। की रीपेमेंट करने के लिए। एग्जैक्टली, हाँ पढ़ो समझो बताओ मुझे, बहुत इजी है। ठीक है, पर्पस में अगर हम देखते हैं तो जो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, मैं चाहती हूँ आपको रीड कर रहे मेरे साथ समझ रहे हो तभी भी आप समझ जाओ, लर्न हो जाओ, लर्न कर पाओ, उसे समझ सको, ठीक है ना, कंसेप्ट को समझ सको, एटलीस्ट मैं आपको कंसेप्ट समझा सकूं। ठीक है, फिर हम जो वर्ड प्रॉब्लम्स आती है ना हाई लेवल्स की, वो मैं आपको समझाऊंगी, उससे कंसेप्ट और अच्छे से इंप्रूव होता है। ठीक है, अपने माइंड को प्लीज अप्लाई करो, सही बोलो गलत बोलो, अब तो आपको देख के बोलना है, देख के समझना है, अच्छा ऐसे फिर मुझे बताना है कि इससे आपका क्या होगा, आप अपना माइंड यूज कर रहे हो, आप मेरी बातें सुन रहे हो, अपने ईयर यूज कर रहे हो, अपने माउथ यूज कर रहे हो, अपने 3 सेंस ऑर्गन्स जो है, आंखों से भी देख रहे हो, ये सब कुछ आप यूज कर रहे हो, तो फिर आपको ऑब्वियसली वो लर्न रहेगा। ठीक है, जब कभी भी हम एक या कितने सारे सेंस ऑर्गन्स को एक साथ करते हैं ना, ये एक साइकोलॉजिकल फैक्ट्स भी है, ध्यान रखना। ठीक है, तो अब है कि पर्पस के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रीइंबर्समेंट ऑफ द लॉस। तो इंडेमनिटी का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ये सिंपल सा है, इसमें सिर्फ दो पार्टी के बीच में है, दो पार्टी के बीच में इसलिए है कि अगर उस पर्सन की वजह से उस पर्सन को क्या हुआ, कोई भी लॉस हुआ तो वो उसे रिम्बर्स करेगा, दैट्स इट। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इज फॉर द रिम्बर्समेंट ऑफ द लॉस, कि लॉस का रिम्बर्समेंट के केस में होता है। लेकिन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी हम पढ़ चुके हैं, पढ़ क्या चुके हैं, सॉरी पढ़ नहीं चुके, हम इसको जनरल लाइफ में देख चुके हैं, ये सबने सुना ही होगा, सबको पता होगा। सो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज टू प्रोवाइड नेसेसरी सिक्योरिटी टू द क्रेडिटर्स। ठीक है, जो कि क्रेडिटर्स को नेसेसरी क्या सिक्योरिटी देते हैं, क्रेडिटर्स को नेसेसरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करते हैं अगेंस्ट हिज एडवांसेस। ठीक है, तो भाई ऑब्वियसली उस पर्सन ने लोन दिया है उसे, तो हम बहुत एडवांसेस दिए हैं, तो उसके अगेंस्ट क्रेडिटर्स को एक सिक्योरिटी मिल जाती है। श्योरिटी गिव्स गारंटी ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। ठीक है, तो डेटर्स की रिक्वेस्ट पर, ठीक है, जो डेटर्स की रिक्वेस्ट पर श्योरिटी क्या गारंटी देता है, डेटर्स यानी कि जो बैंक है, ठीक है, उनकी रिक्वेस्ट पर जो श्योरिटी है वो गारंटी देता है। बट indemnifier नीड नॉट नेसेसरली एक्ट। भाई देखो, जो जरूरी नहीं होता कि indemnifier है यानी कि जो बी है वो कंपनी के यानी कि डेटर्स के रिक्वेस्ट पर एक्ट करे, नहीं। indemnifier ने सिंपल से आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में ये उसमें बोला है कि वो जो भी लॉस होगा, लॉस को रिम्बर्समेंट करेगा। सो बट द इंडेमनिफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। तो इंडेमनिफायर डेटर्स की रिक्वेस्ट पर एक्ट नहीं करेगा, यानी बट द इंडेमनिफायर नीड नॉट नेसेसरली एक्ट ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द डेटर। नेक्स्ट है नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, अब देखो यहाँ पे जहाँ पे दो पार्टी है, ठीक है, जहाँ पे दो पार्टी होंगी तो वहां पे तो एक ही कॉन्ट्रैक्ट होगा, क्लियर। तो जहाँ पे दो पार्टी है वहां पे एक ही, तो इन दी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी
there is only one contract between indemnifier and indemnified. कंसेप्ट को समझना, देखना, क्योंकि नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट कितने होंगे, टू पार्टीज हैं, ए है और कंपनी है, ठीक है, बी है या कंपनी है, तो उन दोनों के बीच में ही क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, तो खाली वन कॉन्ट्रैक्ट होगा. सो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी there is only one contract between the indemnifier and indemnified. On the other hand, in a कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी लिखा है, ऑन दी अदर हैंड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट, तीन कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, यानी कि गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में, ठीक है, ऑन दी अदर हैंड इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर आर थ्री कॉन्ट्रैक्ट्स, यानी सिंपल है, क्रेडिटर यानी कि जिसने पैसा लिया है और प्रिंसिपल डेटर. तो पहले तो जिसने लोन लिया है और जो बैंक है प्रिंसिपल डेटर उनके बीच में होगा, फिर क्रेडिटर्स और शॉर्टी के बीच में होगा, ये जरूरी होता है, ठीक है. क्रेडिटर्स और शॉर्टी के बीच में क्यों होगा, कि जो क्रेडिटर्स है कि भाई उसे ये सिक्योरिटी रहेगी कि उसके साथ में क्या है, गारंटर है, ठीक है. तो क्रेडिटर्स और शॉर्टी के बीच में होगा, और फिर डेटर्स को, जो प्रिंसिपल डेटर्स हैं, उन्हें ये रहेगी कि भाई अगर क्रेडिटर्स ने पैसा नहीं दिया तो ये जो शॉर्टी है, शॉर्टी से मुझे पैसा मिलेगा. तो सिंपल सा है. सो थर्ड बिटवीन द श्योरिटी एंड द प्रिंसिपल डेटर, और जो थर्ड किसके बीच में है, श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच में है. क्लियर हुआ, थर्ड श्योरिटी एंड प्रिंसिपल्स डेटर्स के बीच में है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट देखो, बताओ मुझे नेचर ऑफ लायबिलिटी, लायबिलिटी के कौन कौन से नेचर हैं. नेचर ऑफ लायबिलिटी बताओ. अब भी कोई बच्चे हैं क्या जिनको मैंने ज्वाइन नहीं किया, रहे तो नहीं गए? बताइए नेचर ऑफ लायबिलिटी. ठीक है, दैट इज द नेचर ऑफ लायबिलिटी. तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी इज एन इंडेमनिफायर इज प्राइमरी. देखो ये तो हमें मालूम है कि देखो सिंपल सी सी बात है, लायबिलिटी जो होती है इंडेमनिफायर की, जो लायबिलिटी है वो सबसे प्राइमरी है और इंडिपेंडेंट है. ठीक है भाई, जिसने आपको मतलब कॉन्ट्रैक्ट में ये ऑफर दिया है, आपको उस समय उन्होंने हेल्प कर दी, तो ऑब्वियसली तो यहाँ पर किसकी इंडेमनिफायर यानी कि जो कंपनी है, कंपनी की लायबिलिटी क्या होगी, इन प्राइमरी और इंडिपेंडेंट होगी. क्लियर. सो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में, नेचर ऑफ लायबिलिटी में, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी liability of an indemnifier is primary and independent. तो indemnifiers की जो liability है वो प्राइमरी और इंडिपेंडेंट होगी. while in case of गारंटी के केस में, गारंटी के केस में किसकी मेन लायबिलिटी होती है, देखो प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, ठीक है, प्राइमरी लायबिलिटी बताओ किसकी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी मैम इंडेमनिफायर की. गारंटी के केस में बताओ, सोचो, गारंटी के केस में मेन जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है किसकी होती है, मैम क्रेडिटर की. वेरी गुड, क्रेडिटर्स की होती है. क्यों, क्योंकि मेन तो पहले उसने लोन लिया है, ठीक है, और श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है, वो तो उसके साथ सेकेंडरी है.
यस मैम। ठीक है, समझ में आया? एक्सप्लेन करो इसको। मैम मैं करूँ? बोलो। मैम जैसे कोई क्रेडिटर है वो लोन ले रहा है तो उसकी पहले मतलब गारंटी होती है कि मतलब कि उसको लायबिलिटी पे करनी है, और उसके बाद अगर वो कोई गारंटर है उसके उस पे बिहाफ पे, तो उसकी सेकेंडरी लायबिलिटी होती है कि वो अगर वो क्रेडिटर पे नहीं करेगा इन केस तो वो पे करेगा। वेरी गुड। ठीक है, तो यही है। राइट्स ऑफ पार्टीज में देखते हैं। नेचर ऑफ लायबिलिटी में देखा कि लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोलेटरल और सेकेंडरी। कह रहे हैं कि इन केस ऑफ इंडैमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में लायबिलिटी ऑफ इंडैमनिफायर प्राइमरी होती है, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है, यानी कि इंडैमनिफायर की लायबिलिटी है सबसे मेन। लायबिलिटी का मतलब है कि मेन किसका पैसा है। ठीक है ना भाई, लायबिलिटी है इंडैमनिफायर की, भाई जो जिसे पैसा देगा। अब जैसे कंपनी को वो पैसा देगा कौन? बी। इस केस में बी इज इंडेमनिफायर, करने वाला बी है मेन, और ये कंपनी इंडेमनिफाइड होती है। तो यानी आपके पास सिंपल कि किसकी लायबिलिटी होगी? प्राइमरी और इंडिपेंडेंट, यानी इसी को ही पे करनी पड़ेगी। तो जो होगा वो बी को पे करना पड़ेगा। क्लियर? ऐसा नहीं है कि कहीं कहीं कॉन्ट्रैक्ट में भी हमेशा कंपनी नहीं पे करती, डिपेंड करता है कॉन्ट्रैक्ट आपका कैसा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट कभी क्या, लेकिन मेनली आपके पास जो कंपनी होती है वो इंडेमनिफाइड का ही रोल प्ले करती हैं। जैसे बैंक्स है, बैंक्स मेनली आपका प्रिंसिपल डाटर्स का ही रोल प्ले करेंगे ऑब्वियसली। ठीक है, तो वाइल इन केस ऑफ गारंटी के केस में लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज ए कोलेट्रल और सेकेंडरी। ठीक है, तो गारंटी के केस में वाइल इन केस ऑफ गारंटी लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज कोलेट्रल, जो श्योरिटी की जो लायबिलिटी होती है वो कोलेट्रल है और सेकेंडरी होती है। श्योरिटी की लायबिलिटी क्या होती है? सेकेंडरी। एज द प्राइमरी लायबिलिटी रेस्ट विद द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, प्राइमरी जो लायबिलिटी है वो ऑब्वियसली वो जो हमने जो पैसा लिया है वो उसी का लिया है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं राइट्स ऑफ पार्टीज। पार्टीज के जो राइट्स, अच्छा मैंने शायद आपको ना एक चीज ध्यान नहीं दिया। क्रेडिटर्स कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं कि क्रेडिटर्स वो होते हैं जिनका हमारे पास पैसा ड्यू होता है, राइट? है ना? क्रेडिटर्स वो होते हैं कि जिनका हमें पैसा रिटर्न करना है। तो यहाँ इस केस में बैंक हो गया क्रेडिटर, सॉरी, यहाँ वही मैं सोच Yes, रही ma'am. थी। ये ठीक है, क्रेडिटर्स वो होते हैं, आप लोगों ने मुझे करेक्ट भी नहीं किया। ऐसा नहीं है कि पता नहीं है, पता है, मतलब कैसे शायद ध्यान से मैंने देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया। तो क्रेडिटर्स हमेशा कौन होते हैं? क्रेडिटर्स वो होते हैं जिन्हें हमें पैसा रिटर्न करना होता है। तो यहाँ Yes, ma'am. क्रेडिटर्स आपका बैंक हो गया और प्रिंसिपल डेटर आपका कौन हो गया है? ये जिसने लोन लिया है। क्योंकि यहाँ देखो, प्राइमरी लायबिलिटी तो जिसने लोन लिया है उसी की रहती है। तो प्रिंसिपल Yes, ma'am. डेटर आपका प्राइमरी, हाँ वही। प्लीज मुझे अगर कहीं आपको लगता है, हो सकता है कि जल्दी में समझाने के चक्कर में या आपको डिटेल में समझाने के चक्कर में ये छोटे मोटे कंसेप्ट पे मैं फोकस ना कर पाऊं, ध्यान ना दे पाऊं, अभी मैंने नोटिस किया। ठीक है, तो प्राइमरी लायबिलिटी हमेशा उसकी होती है क्योंकि देखो डेटर्स है, प्रिंसिपल डेटर्स का मतलब डेटर्स है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स वो होते हैं कि जिन्हें हमें रिटर्न करना पड़ता है। हाँ ऑब्वियसली, अगर एक कंपनी का ये क्रेडिटर है इसका मतलब कि हमें इसको ये पैसा देना है। ठीक है,
तो एज द प्राइमरी लायबिलिटी, जो जिसने पैसा, डेटर्स ने पैसा लिया है, तो प्रिंसिपल डेटर ने पैसा लिया है, तो जो प्राइमरी लायबिलिटी होती है, प्राइमरी लायबिलिटी रेस्ट विद द प्रिंसिपल डेटर। तो प्राइमरी लायबिलिटी प्रिंसिपल डेटर जिसने पैसा लिया है, ऑब्वियसली सबसे पहले तो उसी को पे करना है, और बाद में श्योरिटी की लायबिलिटी अराइज होती है। अब है राइट्स ऑफ पार्टीज। पार्टीज के कौन कौन से राइट्स हैं? सो एन इंडेमनिफायर कैन नॉट स्यू अ थर्ड पार्टी। ठीक है, कह रहे हैं कि एक इंडेमनिफायर है, क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि देखो यहाँ पे सिंपल सीधी सी बात है, जब यहाँ पे पार्टी ही दो हैं, दो कौन सी पार्टी है? इंडेमनिफायर है, ठीक है, कि जिसने, जैसे बी जैसे वहां पे क्या था? इंडेमनिफायर था, तो इंडेमनिफायर है, ठीक है। और यहाँ आपके पास वहां पे दो पर्सन है, तो वो थर्ड पर्सन का तो कोई रोल ही नहीं है, तो वहां पे इंडेमनिफायर कैन नॉट स्यू थर्ड पार्टी फॉर लॉस इन हिज ओन नेम। अगर मान लीजिए, ठीक है, तो वो उसे स्यू नहीं कर सकता थर्ड पार्टी को, क्यों? क्योंकि वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं था, ठीक है। तो देखो प्राइवेटी का मतलब क्या होता है? अगर हम प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट देखते हैं, तो ये एक प्राइवेटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब आपका सिंपल होता है कि ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट शुड बी एबल टू यूज टू एनफोर्स, कि मैं अपने अधिकार राइट्स, डैमेजेस को क्लेम करने का, ठीक है, कि मैं अपने राइट्स को कन्फर कर सकूं और ऑब्लिगेशंस को उस पर रख सकूं। तो वही है राइट्स ऑफ पार्टीज में। A indemnifier cannot sue third party for loss in his own name। ठीक है, कह रहे हैं एक इंडेमनिफायर है, ठीक है, अपने नेम पर, अपने नेम में लॉस के लिए थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकता। He can do so only if there is an assignment in his favor। ठीक है, वो तभी ऐसा कर सकता है कि जब भाई उसे लगता है कि जो ये थर्ड पार्टी है, मान लीजिए कि अब सिंपल सीधी सी बात है, अब इस केस में देखा जाए बी और ए के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है, सॉरी बी और कंपनी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है। आप डिटेल से समझिएगा क्यों मैंने आपको एक ही अभी क्वेश्चन या एक ही कंसेप्ट में टाइम लगा रही हूँ समझाने के लिए। प्रॉपर बी है और कंपनी है, सो बी आपका इंडेमनिफायर है, ठीक है, और ए कंपनी आपका इंडेमनिफाइड। सो इस केस में ए क्या हो गया? इस केस में ए आपका बताओ क्या है? इस केस में ए आप में अलग है, इस केस में ए आपका बताओ क्या है? थर्ड पार्टी है। तो जब ए आपकी थर्ड पार्टी है, मान लीजिए बी 100% श्योर है कि ये गुड्स ए के नहीं है, इसीलिए वो इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में गया, तो तब अगर इस केस में अगर लिखा है ना ही कैन डू सो, वो थर्ड पार्टी को स्यू कर सकता है, थर्ड पार्टी पे केस कर सकता है। तो ही कैन डू सो ओनली इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर। वो ऐसा तभी कर सकता है अगर उसकी फेवर में असाइनमेंट होगा। तो इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर, कि जब उसके फेवर में असाइनमेंट, यानी जब उसे लगता है कि नहीं वो उसी के फेवर में होगा, वो ऐसा तभी कर सकता है, ठीक है। वाइल अ श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट ड्यू बाय द प्रिंसिपल डेटर, कह रहे हैं जबकि एक श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट, ठीक है, ड्यू बाय, अगर मान लीजिए सिंपल है, जब प्रिंसिपल डेटर ने पैसा नहीं दिया, प्रिंसिपल डेटर के द्वारा वो क्या था? ड्यू था। तो श्योरिटी ऑन डिस्चार्जिंग द डेट, डेट को डिस्चार्ज करते समय, तो श्योरिटी, ठीक है, क्योंकि श्योरिटी फिर आप अपनी रिकवरी, मान लीजिए बैंक ने श्योरिटी, ठीक है, कि वो घर भी गए,
ठीक है, उनके घर पे नोटिस हुआ, केस हुआ और बैंक ने कहा, कोर्ट ने कहा कि भाई अब प्रिंसिपल डेटर है वो अभी इल है, नहीं दे सकता, या ठीक है उसकी अब वो तो अभी फिर क्योंकि उसके पास तो कुछ और प्रॉपर्टी कुछ भी नहीं है देने के लिए, तो फिर तो ये शॉर्टी है, शॉर्टी को ही सब कुछ रिपे करना पड़ेगा, शॉर्टी को ही देना पड़ेगा। तो while a surety on discharging the debt due by a principal debtor, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर के द्वारा जो डेट ड्यू होता है उसे डिस्चार्ज करता है उसकी श्योरिटी। ठीक है, तो मान लीजिए ठीक है इसकी है, तब फिर श्योरिटी ठीक है केस कर सकता है, ऐसा नहीं है कि वो पैसा उसकी श्योरिटी को ही देना है। फिर श्योरिटी बैंक के पास तो दो ऑप्शन थे, क्या, प्रिंसिपल डेटर और श्योरिटी। प्रिंसिपल डेटर इनकैपेबल हो गया तो श्योरिटी के पास गया, श्योरिटी ने कर दिया। ठीक है, अब मेन चीज क्या है कि श्योरिटी ने किया, तो अब है कि कैन टेक एक्शन अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर फॉर हिज ऑन रिकवरी। तो यानी कि जो श्योरिटी है वो ठीक है उसे लगता है कि अब प्रिंसिपल डेटर सही हो गया है, ठीक कंडीशन में है, तो वो अपनी रिकवरी के लिए प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। सो कैन टेक एक्शन अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर फॉर हिज ऑन रिकवरी, तो अपनी खुद की रिकवरी के लिए प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। क्लियर हुआ? तो वही लिखा है, he can do so only if there is an assignment in his favor। so rights of parties में he can do so, ठीक है, ओनली इफ, कि तभी वो ऐसा कर सकता है कि जब इफ देयर इज एन असाइनमेंट इन हिज फेवर, जब देखो ठीक है इंडेमनीफायर तभी करेगा जब उसे लगता है कि वो कंप्लीट श्योर है। ठीक है, और श्योरिटी को तो पता ही है कि उसने अगर अमाउंट दी है ठीक है तो भाई उसका राइट है वो रिकवरी के लिए प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट एक्शन ले सकता है, उसे केस कर सकता है। अब है नेक्स्ट है अकरेंस ऑफ लायबिलिटी। चलो ये पॉइंट बताओ। ठीक है, कंटिजेंसी का मतलब आप यहाँ पे ले सकते हैं इमरजेंसी की, कंटिजेंसी का इमरजेंसी के पॉइंट्स में आप ले सकते हैं। मुझे अब ये पॉइंट बताओ अकरेंस ऑफ लायबिलिटी का, जो अकरेंस का पॉइंट बताइए, अकरेंस ऑफ लायबिलिटी। अकरेंस ऑफ लायबिलिटी का बताओ। कोई नहीं, रीड करो ढंग से, पढ़ो अच्छे से, फिर बताओ मुझे। और आगे वाला जो और जो आगे उसके राइट्स है वो और इम्पोर्टेंट है। मैम
अभी तक किसी को ये पॉइंट समझ में नहीं आया? अच्छा, मुझे बताओ कि अकरेंस ऑफ लायबिलिटी का क्या मतलब है? कि मतलब मान लीजिए लायबिलिटी यानी कि आपका जो कर्जा है, लायबिलिटी यानी कि जो पैसा आपको देना है, आपका जो कर्जा है, ठीक है, वो कब अराइज होता है? अकरेंस ऑफ लायबिलिटी का मतलब है कि जो आपका जो कर्जा है वो कब अराइज होता है। अब सिंपल सा कंसेप्ट है, इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में मान लीजिए ए आया ही नहीं क्लेम करने के लिए, तो क्या लायबिलिटी अकर होगी? क्या बी को कंपनसेशन पे करना पड़ेगा? नो मैम। नो नहीं। मैम। अगर आया ही नहीं है तो इसमें वही लिखा है, इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट में इन मोस्ट केसेस लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर अराइजेस। इंडेमनिफायर की जो लायबिलिटी होती है वो अराइज होती है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए कंटिजेंसी, ठीक है। तो यानी कि इंडेमनिटी के कॉन्ट्रैक्ट के केस में, तो अकरेंस ऑफ लायबिलिटी में, तो इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन मोस्ट केसेस, ठीक है, लायबिलिटी ऑफ इंडेमनिफायर अराइजेस। तो इंडेमनिफायर की जो लायबिलिटी होती है वो तभी अराइज करती है ओनली ऑन द हैपनिंग ऑफ ए कंटिजेंसी, ठीक है। यानी कि कंटिजेंसी के हैपनिंग के केस, यानी कि जब कंटिजेंसी, ठीक है, यानी कि मिस हैपनिंग या कोई भी इमरजेंसी होती है, तभी इंडेमनिफायर की लायबिलिटी अराइज होगी, अदरवाइज ऑब्वियसली नहीं होगी। अदरवाइज तो, ठीक है, क्योंकि वो एक लॉस के ऊपर कंपनसेशन का एग्रीमेंट था। जब लॉस का अराइज ही नहीं हुआ तो इंडेमनिफायर की लायबिलिटी अराइज कैसे होगी? क्लियर? सो अकरेंस ऑफ लायबिलिटी में in a contract of indemnity in most cases liability of indemnifier arises only on the happening of a contingency, यानी कि contingency के happening पर ही वो arise होगी। अब है गारंटी के केस में भी ऑब्वियसली तभी अराइज होगी कि जब प्रिंसिपल डेटर ने नहीं पे किया, ठीक है। बाकी तो वो प्राइमरी पे करने के लिए तो नहीं है। अगर प्रिंसिपल डेटर्स ने पे नहीं किया, ठीक है, अब मान लीजिए बहुत ही ऐसे केसेस भी अराइज हुए थे। क्या केसेस थे कि शॉर्टी ने क्या किया, पेमेंट कर दी थी, ठीक है, शॉर्टी को लगा कि ठीक है, शॉर्टी ने फिर बैंक से क्या किया, शॉर्टी ने फिर बैंक से प्रिंसिपल डेटर से वो प्रॉपर्टी ले ली थी। ऐसे ही लोन के ऊपर केस था, तो बैंक ने ए को दिया था, ठीक है, ए जो था वो इनकैपेबल हो गया था, वो नहीं पे कर पाया था। तो फिर जो बी जो उसका गारंटर था, जो उसकी श्योरिटी थी, बी ने वो पैसे पे करके बैंक से ले लिया, ठीक है। बी ने सब कुछ प्रूफ हो, फिर बी ने यानी ए के ऊपर केस किया, और फिर ए ने यानी कि ए ने कहा कि जब वो ठीक हो जाएगा तब वो रिपे करेगा। लेकिन क्योंकि देखो, जब वो उसने ऑब्वियसली रिपे कर दिया, प्रिंसिपल जो सब कुछ है, तो उसके ऊपर उस प्रॉपर्टी पे उसका रेंट भी चार्ज हो रहा था, सब कुछ था, ठीक है। और फिर बी ने क्या किया, कोर्ट केस किया, और फिर वो जो प्रॉपर्टी थी, जितने की वो प्रॉपर्टी या तो सोल्ड आउट हुई, या बी जितना पैसा ए ने दिया था ए ने दे दिया, बाकी जो पैसा बी का था, ठीक है, वो बी को मिल गया, और बाकी जो पैसा था वो ए को रिकवर हो गया। तो इस केस में, ठीक है, तभी अराइज होगी लायबिलिटी, ठीक है। बी की भी तो लायबिलिटी, जो श्योरिटी की लायबिलिटी तभी अराइज होगी कि जब एग्जिस्टिंग एक लीगल डेट और एक ड्यूटी होगी, when there is an existing debt and a legal duty, कि जब डेट और जो लीगल ड्यूटी है वही, ठीक है, एग्जिस्टिंग लीगल डेट है, ड्यूटी चल रही है, ठीक है। अगर प्रिंसिपल डेटर पे कर रहा है फिर तो राइज नहीं होगी, जब वो नहीं पे कर रहा
उनकी तभी ही अराइज होगी। यानी कि whereas in case in a contract of guarantee there is an existing legal debt or duty, एक गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में एक एग्जिस्टिंग लीगल डेट और ड्यूटी होती है, परफॉर्मेंस ऑफ विच इज गारंटेड बाय द श्योरिटी। क्लियर? अब नेक्स्ट देखते हैं श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। ठीक है, तो अच्छा मुझे ये वाला प्लीज एक बार देखो, पढ़ो। आप लोग ना बच्चों पढ़ नहीं रहे हो, मैं नोटिस कर रही हूँ, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा केसेस वाइज डील करो। ठीक है, मुझे ये जो दो है ना, ये राइट्स जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, दो पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। सीरियसली ये दो पॉइंट्स काफी इंपॉर्टेंट है। जैसे लिखा है श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, कि प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी का जो राइट्स है ये डिस्कस करो। जैसे श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, द श्योरिटी एंजॉयज द फॉलोइंग टू राइट्स अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर। तो जो श्योरिटी है प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट दो राइट्स को, टू राइट्स को एंजॉय करता है। ठीक है, ये दोनों राइट्स इसके रीड करो, रिकॉल करो विद एग्जांपल्स। आई वांट एग्जांपल्स, इनके सेक्शंस भी लर्न करना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तो मैंने सिंपल आपको एग्जाम के आए हुए क्वेश्चंस उठाए हैं, पढ़ो उन्हें। ऐसा नहीं है कि ये बहुत मुश्किल है, आपको पता है कि उसके अधिकार क्या हैं, वही आपसे पूछनी हूँ। कुछ समझ में आया हुआ या नहीं? कुछ रिस्पॉन्स करो बच्चों, आप कितने 24 जने हैं, रिस्पॉन्स करो। क्लियर हुआ कुछ कंसेप्ट? इसमें इस Yes, ma'am. राइट्स में ये है कि जो डेटर होता है वो क्रेडिटर की जितनी भी क्लेम्स या फिर डिफॉल्ट हो जाता है बाई चांस, तो उसका भुगतान करने के लिए मैम राजी हो जाता है और गारंटी देता है एज अ गारंटर। वेरी गुड, चलो अब और बताओ। मैम क्रेडिटर के पास पूरे राइट होते हैं कि वो डेटर पे अपनी पेमेंट के लिए मुकदमा दायर करे। यस मैम, और इसमें मैम जो सू का एग्जांपल दे रखा है मैम, ये रियल लाइफ में भी होता है कि अगर हम कहीं सू की शॉप पे जाते हैं तो मैं ही बोलते हैं कि भैया अगर ये 6 महीने से पहले टूटा तो आपकी गारंटी है कि मैं इसे दोबारा लाऊंगी, आपको रिटर्न करना पड़ेगा। तो वो मान भी जाते हैं क्योंकि उनको अपने प्रोडक्ट्स पे बिलीव होता है। तो मैम यहाँ भी सेम ही एग्जाम्पल है। अच्छा मुझे बताओ, ये आपने राइट ऑफ सब्रोगेशन में क्या देखा? अच्छा हमने यहाँ पे जो राइट स्टडी किए वो राइट हमने किसके स्टडी किए? वो राइट्स हमने किसके स्टडी किए?
क्वेश्चन समझ नहीं आया। क्वेश्चंस क्या है यहाँ पे देखो, श्योरिटीज राइट अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, मतलब प्रिंसिपल डेटर कौन है, जिसने लोन लिया है। यस मैम। श्योरिटी मैम। कौन है, कि जिसने गारंटी दी है। यस मैम। तो श्योरिटी के अधिकार क्या है। तो श्योरिटीज राइट अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, यानी प्रिंसिपल डेटर के अगेंस्ट श्योरिटी के जो अधिकार कौन से हैं। तो श्योरिटीज राइट्स अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, यही लिखा है कि यानी कि श्योरिटी के जो अधिकार है, ठीक है, श्योरिटी के राइट्स, इसका मतलब सिंपल सीधी सी बात है, राइट्स इन दोनों पॉइंट्स में देखा जाए तो इन दोनों पॉइंट्स में एक ही बात का एक सॉल्यूशन निकल के आया है। अगर मैं इन दोनों पॉइंट्स की समरी आपको बताऊं तो ध्यान से देखो, इन दोनों पॉइंट्स में ना यही बात बोली गई है कि जो श्योरिटी है ना, वो डेटर यानी कि जो प्रिंसिपल डेटर से अपना जो क्लेम है, जो उसने बैंक को पैसा दिया है, जो उसने क्रेडिटर्स को पैसा दिया है, वो क्लेम को ले सकता है। यही है ना मतलब। यस मैम। यही मतलब है ना। तो वही मैं आपसे जानना चाहती हूँ, वही मैं कह रही हूँ, श्योरिटी के जो अधिकार होते हैं, श्योरिटी एक्चुअल में क्या कहता है। श्योरिटी का मतलब है कि भाई डेटर को कहता है कि भाई तुझे लोन चाहिए, इसीलिए मैं बैंक को गारंटी दे रहा हूँ, लेकिन एक गारंटी मुझे भी तो चाहिए। भाई मेरा क्या अधिकार, मैं मतलब मुझे क्या बेनिफिट मिलेगा, तूने पे नहीं किया तो बैंक वाले तो मुझे पकड़ेंगे, इसमें मेरी क्या यस fault मैम। है। तो श्योरिटी का अधिकार क्या है, मैं वही तो पूछ रही हूँ कि श्योरिटी का राइट्स क्या है। श्योरिटी कहता है कि अब एक कॉन्ट्रैक्ट जो होगा वो हम दोनों के बीच भी होना चाहिए, कि अगर मैंने बैंक को पैसा दे दिया तो मुझे मेरा सारा डिविडेंड, मुझे मेरा सारा क्लेम तुझसे लूंगा। यही है ना। यस मैम। राइट ऑफ सब्रोगेशन यही कहता है, इन केस ऑफ प्रिंसिपल डेटर कमिट्स द डिफॉल्ट, जो प्रिंसिपल डेटर है वो डिफॉल्ट करता है, एंड श्योरिटी इज कॉल्ड अपॉन टू पे और परफॉर्म। ठीक है, तो राइट ऑफ सब्रोगेशन सेक्शन 140 के अंदर, ठीक है, तो राइट ऑफ सब्रोगेशन है सेक्शन 140, in case principal debtor commits the default, in case principal debtor default commit करता है, and surety is called upon to pay or perform। ठीक है, कहने का मतलब है उसने डेटर डिफॉल्ट किया, श्योरिटी के पास बैंक गए, बैंक ने ठीक है नोटिस भेजा, इंटीमेशन भेजा, कॉल किया कि उन्हें पे करो, परफॉर्म करो, मतलब जो तुमने कहा था वो एक्ट करो। श्योरिटी स्टैंड्स जस्ट इन द शूज ऑफ द क्रेडिटर। ठीक है, अब श्योरिटी जो था वो क्रेडिटर्स के शूज पे, ठीक है, यानी कि उसके पैरों पे पड़ गया। इज टू गेट ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड गॉट, तो उसे फिर बताया गया या श्योरिटी को पता है कि वो पैसा तो बैंक को दे देगा, लेकिन जो क्रेडिटर्स के पास अधिकार था, ठीक है, पैसा लेने का, वही अधिकार श्योरिटी के पास भी है, पैसा लेने का। किससे, डेटर से। डेटर से। is to get all the rights which the creditor had get against the debtor, तो उसे is to get all the rights, सारा अधिकार है, ठीक है, which the debt creditor had got, जो क्रेडिटर लेता है किससे, डेटर से, against the debtor। The surety may claim the securities, ठीक है, held by the creditor। श्योरिटी में, तो इसका मतलब कि जो क्रेडिटर्स के द्वारा, अब इसका मतलब क्या है, अब मान लीजिए क्रेडिटर्स को तो सारा पैसा मिल गया, ठीक है, श्योरिटी ने दे दिया। अब जो सिक्योरिटीज, सिक्योरिटी का मतलब क्या है, मान लीजिए उसने लोन लेने के लिए कुछ सिक्योरिटीज रखी हुई थी, तो अब वो सिक्योरिटीज किसके हाथ में होनी चाहिए, क्योंकि बैंक वाले को तो अपना पैसा सब कुछ मिल गया, तो बैंक वाला वो जो सिक्योरिटीज है ना,
मान लीजिए कि 10 लाख का लोन लेने के लिए भाई उस पर्सन ने अपने घर के पेपर गिरवी रख दिए, तो वो जो सिक्योरिटीज उस पर्सन ने रखी, क्योंकि वो अब वो सिक्योरिटीज श्योरिटी के पास चली जाएगी। ध्यान रखना, ये होता है सैब्रोगेशन का राइट, यानी कि एस फॉर सिक्योरिटीज और एस फॉर सैब्रोगेशन। तभी मैं बोल रही हूं ये छोटा है टॉपिक, लेकिन समझोगे अच्छे से तभी मैंने आपको बोला। आप लोगों ने रीड किया, समझा, लेकिन जो ये मेन पॉइंट था वो मुझे नहीं बताया। मैं वही आपको कहनी हूँ, बिजनेस लॉ है, पढ़ोगे, सोचोगे कि पेपर पूरा करके आए हैं, बुक भी आपके हाथ में दे दूंगी, तब भी बिजनेस लॉ में आप आधे नंबर ही लेके आओगे, बता रही हूं मैं। जब तक अच्छे से रीड नहीं करोगे, क्यों, मैंने आपके असाइनमेंट्स देखे, सब कुछ बुक का लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखना है, क्या मेन पॉइंट है, वही तो नहीं पता। बच्चे क्या सोचते, अच्छा राइट ऑफ सब्रोगेशन यहाँ से लेके यहाँ तक एक लाइन में 2 लाइन लिख दी, पॉइंट छुपा हुआ था इस लाइन में, वो लाइन लिखी नहीं। भाई ज्यादा बड़े से नहीं होता कुछ भी, 1 लाइन 2 लाइन से कुछ भी नहीं होता, ये ध्यान रखना। फिर टीचर को समझ में आ जाता है कि भाई इसने, बच्चे ने 2 को 3 क्वेश्चन वो देखती है, समझ में आ जाता है। फिर आपने चाहे कितना अच्छे क्वेश्चन क्यों ना लिखे हो, फिर वो मार्क्स आपको उसी के अकॉर्डिंग देती है, क्योंकि उसके माइंड में मेंटलिटी सेट हो जाती है, ये बच्चा, इसकी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। तो वही मैं कह रही हूँ, तो यही उसका सैब्रोगेशन का राइट है, यही इसका यहाँ पे लॉस को रिकवर करने का आएगा। लेकिन ये जो सैब्रोगेशन है, ठीक है, यहाँ पे आएगा सिक्योरिटीज को वो क्लेम कर सकता है। मान लीजिए जो भी क्रेडिटर्स के द्वारा पेपर्स रखे गए हो, घर के पेपर्स या वैसे, तो श्योरिटी भाई अब है, सिंपल है, ठीक है, और क्लेम कर सकता है सिक्योरिटीज को अगर कुछ क्रेडिटर्स के पास होती है। एंड स्यू द प्रिंसिपल डेटर, और प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, ठीक है, प्रिंसिपल डेटर को स्यू कर सकता है, और में क्लेम डिविडेंड इन सोल्वेंसी ऑफ द डेटर। तो डेटर की सोल्वेंसी के केस में डिविडेंड क्लेम, तो सिंपल सीधी सी बात है, तो भाई ऑब्वियसली अगर श्योरिटी ने उसके पैसे नहीं देगा तो वो प्रिंसिपल डेटर पे केस डाल देगा, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो बिल्कुल नहीं देगा तो वो सिक्योरिटी या जो भी पेपर्स गिरवी रखे हुए वो उसे सोल्ड आउट कर देगा और अपना जो पैसा है वो ले लेगा, ठीक है। तो स्यू द प्रिंसिपल डेटर और मे क्लेम डिविडेंड इन सॉल्वेंसी ऑफ द डेटर। तो डेटर की सॉल्वेंसी के केस में, ठीक है, डिविडेंड क्लेम करता है। अब है राइट टू गेट इंडेमनिफाइड। इंडेमनिफाइड का मतलब ही होता है लॉस रिकवर, ठीक है, लॉस का। भाई अब जब यहाँ पर वो राइट आएगा, यहाँ पे सिक्योरिटीज को क्लेम करने का पॉइंट है, ठीक है, यहाँ जो पॉइंट है वो आपका सिक्योरिटीज को क्लेम करने का पॉइंट था। लेकिन नेक्स्ट में आएगा राइट टू गेट इंडेमनिफाइड, सेक्शन 145 है। इन ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी there is always an implied promise made by the principal debtor, ठीक है। तो फिर एक हमेशा एक इम्प्लाइड प्रॉमिस होता है प्रिंसिपल डेटर, मतलब ये कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है, कि भाई अगर इन केस श्योरिटी ने पैसा दिया तो श्योरिटी प्रिंसिपल डेटर से पूरा पैसा रिकवर करेगी, वो पूरा पैसा रिकवर कर सकती है। तो वही है राइट टू गेट इंडेमनिफाइड में in a contract of guarantee there is always an implied promise made by the principal debtor। so principal debtor के द्वारा हमेशा एक implied promise होता है to fully indemnify the surety, surety को fully indemnify करे, so the surety can recover from the principal debtor, ताकि जो श्योरिटी है, ताकि जो श्योरिटी है वो प्रिंसिपल डेटर से पूरा सम, ऑल द सम को रिकवर कर सकता है, विच ही हैड
पेड राइटफुली टू दी क्रेडिटर, जो कि उसने क्रेडिटर्स को राइटफुली दिया है, पे किया है। पहले बताओ ये क्लियर हुआ है नहीं? बताइए ये समझ में आया? यस मैम। ये पेपर, ये पेज क्लियर है? ठीक है, चल जाएगा। ये इतना क्लियर नहीं है, उसने सही नहीं करके दिया। चलिए, अब मुझे इस लाइन का क्वेश्चन बताइए, ठीक है। व्हेन इज ए शॉर्टी डिस्चार्ज का मतलब क्या है? कि भाई डिस्चार्ज का मतलब होता है एंड, खत्म, फिनिश। ध्यान रखना, नहीं भाई मैंने अपना जो काम है वो कंप्लीट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ डिस्चार्ज का केस में होगा कि जो भी मतलब अपनी जो वर्क है वो क्या कर दिया, उसने कंप्लीट कर दिया। बताओ शॉर्टी का जो वर्क है वो कब फिनिश होगा? मैम जब वो डेटर से अपने पैसे ले लेगा। वेरी गुड। और डिफरेंट पॉइंट्स बताओ, और क्या पॉइंट्स हैं? मैम जब प्रिंसिपल डेटर है वो क्रेडिटर को पेमेंट कर देगा। जैसे है व्हेन इज ए शॉर्टी डिस्चार्ज के केस में, ठीक है, कि अब सिंपल सीधी सी बात है कि देखो जब उसके पास क्या होगा, एंडिंग, ठीक है, खत्म हो गया है, ठीक है। अब है कि जैसे बाय गिविंग नोटिस, ठीक है, मतलब क्या करता है कि भाई अब वो ये कहना चाहता है कि भाई मैं गारंटर नहीं बनना चाहता, वो ये भी तो बोल सकता है कि भाई मैं गारंटर नहीं बनना चाहता, ठीक है। तो क्या ऐसा वो कर सकता है बताओ? तो वो क्रेडिटर्स को लिखेगा, ठीक है, कि अब मैं गारंटर नहीं बनना चाहता हूँ, ठीक है। किसी भी टाइम वो ऐसा कर सकता है, लेकिन उससे क्या होगा, यानी कि कैंसिलेशन। तो उससे क्या होगा कि यानी कैंसिलेशन हो सकता है। तो ठीक है, कंटिन्यूइंग वो सब कुछ कैंसिलेशन होगा, यही ध्यान रखना रिवोकेशन में, ठीक है। अब देखो बताओ, आगे रीड करो, रीड करो, सोचो। मैं चाहती हूँ आप लोग दिमाग लगाओ, ठीक है, पढ़ो इसे, तभी और इंटरेस्टिंग रहेगा। मैम बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन में ये है कि जो मैम श्योरिटी है वो किसी भी टाइम अपनी गारंटी को रिवोक्ट कर सकता है कैंसिल कर क्रेडिटर सकता को नोटिस देकर। हाँ मैम वही कैंसिल करके क्रेडिटर को नोटिस के द्वारा, है। मतलब रिवोकेशन मैम वैलिड है। अच्छा ठीक है, तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन में यही है कि यानी कि कंटिन्यूइंग अथॉरिटी किसी भी समय क्या हो सकती है, एंड हो सकती है, खत्म हो सकती है, ठीक है। वेरी गुड, आगे बताओ, आगे तो बहुत इजी पॉइंट हैं। बाकी और लोग भी पार्टिसिपेट्स करो भाई, कितने सारे जने हो आप सभी।
देखो क्या है, अरे बच्चों पढ़ो, बहुत सिंपल से पॉइंट्स हैं। यानी कि व्हेन इज अ श्योरिटी डिस्चार्ज, यानी कि देखो डिस्चार्ज यानी कि श्योरिटी का जो काम है, ठीक है। और श्योरिटी का क्या काम है, श्योरिटी का काम है उसकी लायबिलिटी का ही तो काम होगा, जब वो परफॉर्म यस नहीं मैम। करेगा तभी, ठीक है। तो जो लायबिलिटी ऑफ ए श्योरिटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कम्स टू एन एंड, कब एंड होगी, ठीक है। तो द लायबिलिटी ऑफ ए श्योरिटी अंडर ए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट में श्योरिटी की जो लायबिलिटी है कम्स टू एन एंड हो जाएगी अंडर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, किसी भी फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस में। नंबर 1, बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन, ठीक है। किसके द्वारा, यानी कि रिवोकेशन के नोटिस के द्वारा, यानी एक यानी कि सेक्शन 130 यानी कि रिवोकेशन के नोटिस, यानी ए कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एनी टाइम। तो आपने बताया था वही सेम चीज है। उसकी देखो श्योरिटी के ऊपर कोई बंदूक रख के नहीं है, ये तो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर का रिलेशन है। तो ठीक है ना, कि ताकि भाई अब श्योरिटी को मान लीजिए यकीन नहीं है कि ये है, ठीक है, वो जो है कि भाई ये चीज है, ठीक है। नोटिस मान लीजिए बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर्स को, वो जो नोटिस देता है, ठीक है, उसमें से उसे लगता है कि भाई प्रिंसिपल डेटर के ऊपर उसको यकीन नहीं है, या फिर इन केस कोई भी फैक्टर है, ठीक है। ये तो श्योरिटी और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच में एक अच्छा रिलेशन होता है। सो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन सेक्शन 130 a continuing guarantee can be revoked at any time by the surety, ठीक है, by giving notice to the creditor, ठीक है, क्रेडिटर को नोटिस देके, यानी बाय गिविंग नोटिस टू द क्रेडिटर सच रिवोकेशन इज वैलिड, ठीक है। तो सच ये जो एंड होगा, तो सच जो रिवोकेशन है, जो सच एंड है, वो क्या होगा, वैलिड होगा। क्लियर। तो बाय नोटिस ऑफ रिवोकेशन में यही है, ए कंटिन्यूइंग गारंटी कैन बी रिवोक्ड एट एनी टाइम बाय द श्योरिटी by giving notice to the creditor, को नोटिस देके such revocation is valid। अब नेक्स्ट है by the death of surety, श्योरिटी की डेथ के द्वारा। तो the death of surety operates, अब भाई मान लीजिए श्योरिटी की डेथ हो जाती है, तो ऑब्वियसली तो डेथ ऑफ द श्योरिटी ऑपरेट्स इन एब्सेंस ऑफ एनी कॉन्ट्रैक्ट एज अ रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। क्लियर। बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मान लीजिए कि क्रेडिटर्स है और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच में क्या होता है, चेंजेस हो रहे हैं। अब वो चेंजेस श्योरिटी को नहीं पता, ठीक है, तो भाई श्योरिटी मना कर सकती है, या फिर अगर तुमने श्योरिटी से नहीं पूछा, मान लीजिए कि श्योरिटी ने कहा कि आपने तो बैंक को, कि आपने तो उन्हें 10 लाख का लोन दिया था, बाद में आपने कैसे उन्हें 15 लाख का लोन दे दिया, मैंने तो खाली 10 लाख वाले पे साइन किया था, मेरा कंसर्न तो 15 लाख पे था ही नहीं। जब मेरा कंसर्न 15 लाख पे नहीं था तो मैं, ठीक है, तो अब उसकी जो लायबिलिटी है वो 15 लाख पे नहीं है, उसकी लायबिलिटी जिस पे उसने साइन किया है उतने पर है, 10 लाख पर है। तो अगर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में वेरिएंस आता है, चेंजेस आता है, ठीक है, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में कोई भी चेंजेस आएगा, अगर उसे नहीं पता, ठीक है, तो श्योरिटी की कोई ऑब्लिगेशंस नहीं होगी, श्योरिटी, ठीक है, कोई भी राइट्स नहीं होगा। तो इफ सम वेरिएशन इज मेड इन टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर, ठीक है, अगर प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर्स के बीच में, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट में कुछ वेरिएशंस, कुछ चेंजेस होते हैं,
विदाउट द सोसाइटी श्योरिटीज कंसेंट, श्योरिटी के कंसेंट के बिना। तो विदाउट द श्योरिटीज कंसेंट द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू दी वेरेंट। तो श्योरिटी डिस्चार्ज करती है अपनी ऑब्लिगेशंस को, यानी अपने ऑब्लिगेशंस को वो रीपे, मतलब अपने ऑब्लिगेशंस को नहीं करेगी। सो द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम हिज ऑब्लिगेशन, ठीक है, टू ट्रांजेक्शन सब्सिक्वेंट टू द वेरेंस, ठीक है, सब्सिक्वेंट टू दी वेरेंस। नाउ द नेक्स्ट इज बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, कि जैसे सिंपल सीधी सी बात है कि इफ द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, अगर वो डिस्चार्ज हो गई है यानी कि कोई भी चीज उसे परफॉर्म नहीं करनी है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड प्रिंसिपल डेटर, यानी कि क्रेडिटर और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच में किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा डिस्चार्ज हो गई है, बाय विच प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए सिंपल है कि प्रिंसिपल डेटर है, प्रिंसिपल डेटर ने सारे पैसे दे दिए, यही तो मतलब हो गया कि डिस्चार्ज बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर। अब भाई जिसने लोन लिया था उसने सारे के सारे पैसे दे दिए, तो क्या यहाँ पर फिर आगे श्योरिटी की जो लायबिलिटी होगी वो कंटिन्यू होगी? नहीं, तो श्योरिटी की लायबिलिटी कंटिन्यू नहीं होगी, यानी बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर सेक्शन 134 में द श्योरिटी इज डिस्चार्ज बाय एनी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द क्रेडिटर एंड द प्रिंसिपल डेटर। तो क्रेडिटर्स और प्रिंसिपल डेटर्स के बीच में, ठीक है, किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा, ठीक है, मान लो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर्स के बीच में क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं है, उसको सारे पेमेंट वापस कर दी, डिस्चार्ज, तो श्योरिटी भी क्या हो गई, फ्री हो गई। तो बाय विच प्रिंसिपल डेटर इज रिलीज्ड हो गया, यानी कि फ्री हो गया बाय एनी एक्ट और ओमिशन ऑफ द क्रेडिटर, एंड लीगल कॉन्सिक्वेंसेस से वो फ्री हो गया, रिलीज हो गया है क्रेडिटर्स के ओमिशन लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के द्वारा, ऑफ विच इज द डिस्चार्ज ऑफ द प्रिंसिपल डेटर। क्लियर? अब नेक्स्ट है बाय कंपाउंडिंग विद और गिविंग टाइम टू और एग्रीइंग नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, बाय कंपाउंडिंग विद, ठीक है, और गिविंग टाइम, ठीक है, तो बाय कंपाउंडिंग से और टाइम दे के और एग्रीइंग नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, कि उसे प्रिंसिपल डेटर को स्यू नहीं करना। तो बाय कंपाउंडिंग विद और गिविंग टाइम टू, ठीक है, टाइम देकर और एग्रीइंग करके नॉट टू स्यू प्रिंसिपल डेटर को, ठीक है, स्यू नहीं मतलब जैसे वेयर अ क्रेडिटर without the consent of surety makes a arrangement with the principal debtor for composition or promise to give him time, ठीक है। तो अब देखो सिंपल सीधी सी बात है, कोई भी बिना अगर श्योरिटी को नहीं पता, ठीक है, बिन देखो श्योरिटी को का कंसेंट नहीं है जहां पर, ठीक है, जहां पे गारंटर्स को नहीं पता, जहां पे श्योरिटी को नहीं पता, श्योरिटी को कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, मान लीजिए ये क्रेडिटर्स ने, प्रिंसिपल डेटर्स ने कहा कि उसको थोड़ा सा समय चाहिए, ठीक है, एक मिनट, क्या हो गया, ठीक है, कि जैसे प्रिंसिपल डेटर ने बोला कि उसे मतलब थोड़ा सा समय चाहिए, वो कुछ समय बाद, ठीक है, वो सारे जो पेमेंट है वो रीपे कर देगा। तो अब ये श्योरिटी को नहीं पता, तो सिंपल सीधी सी बात है, इसका मतलब कि क्रेडिटर्स ने प्रिंसिपल डेटर्स को टाइम दिया है, ठीक है, कि जैसे अब सिंपल है तो श्योरिटी की फिर इसमें अब कोई, ठीक है, श्योरिटी को अब पेमेंट करने की जरूरत नहीं है,
तो श्योरिटी कोई भी अपनी जो है वो डिस्चार्ज हो गई है, वो फ्री हो गई है, ठीक है। तो वही है वेयर द अ क्रेडिटर विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, तो जहाँ पे जो क्रेडिटर है श्योरिटी के कंसेंट के बिना मेक्स अरेंजमेंट विद द प्रिंसिपल डेटर, तो प्रिंसिपल डेटर्स के साथ अरेंजमेंट करता है फॉर कॉम्पोजिशन और promises to give him time or not to sue him, the surety will be discharged, तो जो surety है वो क्या डिस्चार्ज हो जाएगी, यानी श्योरिटी की कोई भी राइट्स नहीं बनेंगी, श्योरिटी के कोई भी ऑब्लिगेशंस नहीं होंगे, सो द श्योरिटी विल बी डिस्चार्ज। द श्योरिटी शैल नॉट बी डिस्चार्ज इफ, श्योरिटी ठीक है शैल नॉट बी डिस्चार्ज, श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होगी, ठीक है। तो वही है श्योरिटी, ठीक है, शैल नॉट बी डिस्चार्ज। देखो आप सिंपल सी सी बात है, जहां पर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में चेंजेस होंगे ना और वो श्योरिटी को पता होंगे, ठीक है, श्योरिटी के यानी गारंटर के नोटिस में होंगे, तो और गारंटर के नोटिस का मतलब है कि उन सभी चेंजेस पे उसके गारंटर्स के सिग्नेचर्स हैं, तो इसका मतलब कि उसकी जो परफॉर्मेंस है, उसकी जो लायबिलिटी है वो डिस्चार्ज नहीं हुई, यानी उसकी लायबिलिटी डिस्चार्ज माने खत्म नहीं हुई, ठीक है। तो यानी उस केस में उसकी जो लायबिलिटी होगी वो खत्म नहीं हुई, इतना ध्यान रखना। ठीक है, तो ही assents to such contract, फिर the contract to give time to the principal debtor is made by a creditor with a third person। अब सिंपल सी जैसी बात है कि जैसे थर्ड पर्सन श्योरिटी ने कहा कि आप, श्योरिटी ने बैंक वाले को बोला कि आप उनको टाइम दीजिए प्रिंसिपल डेटर को, ठीक है, वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ करेंगे, उनके पास है, ठीक है, कुछ भी टाइम के, इसका मतलब कि श्योरिटी को इस चीज के बारे में, न्यू चेंजेस के बारे में पता है, या उसे पता है, या उसने खुद से क्या किया है, यानी कि जो डिसीजन है वो दिया है, तो उस केस में श्योरिटी को जब पता है तो उसमें श्योरिटी का जो कंसेंट है वो मैटर करेगा, ठीक है। तो श्योरिटी के जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एंड नहीं हुई, श्योरिटी का वो खत्म नहीं हुआ, क्लियर। नेक्स्ट है बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, ठीक है, जैसे कि सेक्शन 139 के अंडर इफ द क्रेडिटर्स डज एनी एक्ट विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ श्योरिटी, ठीक है, अगर क्रेडिटर्स कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, बाय क्रेडिटर्स के एक्ट और ओमिशन इम्पेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी, इसमें देखते हैं अगर क्रेडिटर्स कोई भी एक्ट करता है, ठीक है, कि विच इज इनकंसिस्टेंट विद द, अब जो श्योरिटी के राइट से मैच नहीं करता वो, और ओमिट्स टू डू एनी एक्ट विच इज ड्यू टू द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि मतलब जो ड्यूटी श्योरिटी को करनी थी वही सेम चीज, तो अंगेंस्ट द, इसका मतलब कि कोई भी एक ऐसा एक्ट जो कि श्योरिटी के राइट्स, मान लीजिए कि सिंपल सीधी सी बात है कि प्रिंसिपल डेटर ने सारे पैसे दे दिए, लेकिन फिर भी जो बैंक है वो श्योरिटी से डिमांड कर रहा है, तो इफ द क्रेडिटर्स डज एनी एक्ट, अगर क्रेडिटर्स कोई भी एक्ट करता है विच इज इनकंसिस्टेंट विद द राइट ऑफ श्योरिटी, जो कि श्योरिटी के अधिकार से, श्योरिटी के राइट से जो इनकंसिस्टेंट है, यानी अब श्योरिटी का अधिकार, राइट्स खत्म हो गया था, डिस्चार्ज हो गया था, लेकिन फिर भी वो कहता है कि हिज ड्यूटी टू डू द श्योरिटी रिक्वायर्स हिम टू डू, कि नहीं ये श्योरिटी को ये पेमेंट करनी है, and the eventual remedy of the surety against principal debtor is paid, ठीक है। तो फिर अब जो
मतलब जो भी रेमेडी है वो दोनों की प्रिंसिपल डेटर के साथ श्योरिटी की को क्या मतलब पे करना है, नहीं उसे क्या रेमेडी दी जानी चाहिए, वो एक साथ इम्पेयर की जाएगी एंड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, और जो श्योरिटी है वो फ्री डिस्चार्ज हो जाएगा। ठीक है, एंड द श्योरिटी इज डिस्चार्ज। नेक्स्ट है 7, ठीक है, वह है बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन। ठीक है, क्रेडिटर्स के एक्ट और ओमिशन के द्वारा। 7th है लॉस ऑफ सिक्योरिटी, यानी सिक्योरिटी के लॉस के द्वारा। सेक्शन 139 and 141, if the creditor loses or without the consent of the surety, ठीक है, अगर क्रेडिटर लूज करता है, ठीक है, और विदाउट द कंसेंट ऑफ द श्योरिटी, यानी कि श्योरिटी के कंसेंट के बिना, ठीक है, पार्ट्स विद एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम, ठीक है, अब है लॉस ऑफ सिक्योरिटी में, इफ द क्रेडिटर लॉसेस और विदाउट द कंसेंट ऑफ श्योरिटी, ठीक है, मान लीजिए क्रेडिटर्स को लॉस, ठीक है, अब है कि उसको लॉस हो गया सिक्योरिटी का, और बिना किसी श्योरिटी के कंसेंट के पार्ट्स विद एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट एनी टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द गारंटी। अब सिंपल सा मतलब है कि मान लीजिए कि सिक्योरिटी उसमें भी क्या हो गया, उसे लॉस हो गया, ठीक है, जो भी सिक्योरिटी क्रेडिटर उसको श्योरिटी को दी गई थी, तो पार्ट्स विद एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, तो गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के समय द श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, तो श्योरिटी है तो इसका मतलब कि सिक्योरिटी का देखो लॉस हो गया। ठीक है, तो अब सिक्योरिटी का लॉस है, तो अब ये चीज अगर आपने श्योरिटी को नहीं बताई तो वो अपनी लायबिलिटी से, ठीक है, जितने एक्सटेंड तक, मान लीजिए उसको सिक्योरिटी, मान लीजिए 10 लाख उसने लिया और सिक्योरिटी थी 7 लाख की, ठीक है, अब वो लॉस हो गया, अब तो भाई वो सिर्फ और सिर्फ 3 लाख ही रिपे करेगा, 7 लाख वो रिपे नहीं करेगा। पहले बताओ ये वाला टॉपिक, ये कंसेप्ट समझ में आया? यस मैम। लॉस ऑफ सिक्योरिटी का जो कंसेप्ट था वो समझ में आया? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब भाई उसे उसके कंसेंट में नहीं था, उसे पता ही नहीं था, श्योरिटी के कंसेंट में नहीं था, तो पार्ट्स विद एनी सिक्योरिटी गिवन टू हिम एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी के कॉन्ट्रैक्ट के समय the surety is discharged from liability to the extent of the value of security। ठीक है, तो श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी। ठीक है, तो क्यों? क्योंकि उसको कंसेंट का नहीं पता था, तो श्योरिटी जो लायबिलिटी से, जो कि उसकी सिक्योरिटी की वैल्यू के एक्सटेंड तक, श्योरिटी इज डिस्चार्ज फ्रॉम लायबिलिटी, तो श्योरिटी लायबिलिटी से क्या है, डिस्चार्ज हो गई, फ्री हो गई। ठीक है, क्योंकि अब उसको इतने का पता ही नहीं था, तो इसलिए वो फ्री हो गई। 8 है गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिस रिप्रेजेंटेशन और कंसीलमेंट। ये भी सिंपल ध्यान रखना कि ट्रांजेक्शन्स का, मान लीजिए ट्रांजेक्शन्स का उसे प्रॉपर श्योरिटी को मटेरियल पार्ट पता नहीं था। ठीक है, अगर कोई भी चीज उससे मिसरिप्रेजेंटेशन हुई है, कंसीलमेंट हुआ है, मान लीजिए जैसे मैंने अभी लोन की अमाउंट आपको बताई कि 10 लाख का था, ठीक है, उसे लगा कि 15 लाख लिया है, 20 लाख ज्यादा लिया है, मिसरिप्रेजेंटेशन से उसे लगा कि ठीक है ये जो था ये होम लोन के लिए था, लेकिन उसने पर्सनल लोन के लिए लिया। तो वेयर एक गारंटी इज ऑब्टेन्ड बाय, जहां पे अगर एक गारंटी मिसरिप्रेजेंटेशन से या धोखे से ऑब्टेन की गई है क्रेडिटर्स के द्वारा, ठीक है, कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन, यानी कि जो
ट्रांजेक्शन का जो मेन पार्ट है उसे छुपा दिया, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज, यानी कि श्योरिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है अब वो नहीं निभाएगा। वो बोलेगा, अगर उसके ऊपर क्रेडिटर्स है, केस भी करता है, तो वो वहां जाके बोलेगा कि ये मिसरिप्रेजेंटेशन के द्वारा हुआ है या बैंक वालों ने मुझसे धोखे से कराया है। वो प्रिंसिपल डेटर्स को नहीं जानता, उसका प्रिंसिपल डेटर से कोई रिलेशन नहीं है। तो फिर इसीलिए उसकी परफॉर्मेंस खत्म हो गई, इसीलिए उसकी लायबिलिटी एंड हो गई, खत्म हो गई। पहले बताओ, ये क्लियर हुआ? यस मैम। ठीक है, समझ में आया? ओके। एक मिनट। ठीक है बच्चे, आज की क्लास के लिए इतना ही। कल हमारी जब क्लास होगी 8 को है, अब तब क्लास होगी, तब उसमें इसके आगे का पार्ट, आगे के क्वेश्चंस कवर कराऊंगी। ओके मैम।